शालिनी जब धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके दोनों हाथों के बीच एक रोशनी थी, जिसे देखकर शालिनी मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी के हाथों के बीच वो रोशनी कैद हो। शालिनी धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलती है। उसकी हथेली के बीच में चमचमाती हुई रोशनी से बनी एक खूबसूरत सी तितली थी। अंधेरा हो जाने की वजह से उस तितली की खूबसूरती और बढ़ गई थी। पूरे अंधेरे में बस एक वही तितली चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो तितली पूरी तरह रोशनी से बनी हुई थी। उसके पंख किसी जीवित तितली की तरह ही मूवमेंट कर रहे थे। उस तितली का रंग सफेद था। शालिनी उस जादुई तितली को देखते हुए कहती है, ए अन्वेषी तितली, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम ही हो जो मेरे शरीर को खोज सकती हो। सुना है तुम हर चीज को खोज लेती हो। आज तुम्हारी परीक्षा है अन्वेषी तितली। यही वो जगह है जहां पर मैंने अपना शरीर खोया था और उसे ढूंढने की शुरुआत भी तुम्हें यहीं से करनी है। मेरा शरीर खोजो अन्वेषी तितली, जाओ और मेरा शरीर खोजो। शालिनी के इतना कहते ही अन्वेषी तितली के पंख तेजी के साथ फड़फड़ाने लग जाते हैं। देखते ही देखते अन्वेषी तितली उड़कर आसमान की तरफ जाने लग जाती है। शालिनी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसे भी वही सब दिखने और सुनाई देने लग जाता है जो अन्वेषी तितली को दे रहा था। वो सुन पा रही थी तेजी के साथ बहती हवाओं के झोंकों की आवाज, देख पा रही थी बंगला मुड़ा घाट को जिस ऊंचाई से अन्वेषी तितली देख रही थी। अन्वेषी तितली बंगला मुड़ा घाट में यामिनी का शरीर ढूंढने लग जाती है। कुछ देर बंगला मुड़ा घाट पर ही बिताने के बाद अचानक से शालिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी और वो आवाज थी झाड़ियों की, जैसे अन्वेषी तितली बहुत सारे पेड़ों के बीच में से उड़ रही हो। शालिनी अपनी आंखें खोलती उससे पहले ही उसे वापस से सब कुछ दिखने लग जाता है। वो देखती है कि अन्वेषी तितली कालाझाड़ी जंगल में पहुंच गई थी और वहां पर उसका शरीर खोज रही थी। शालिनी को सिर्फ वो पल दिखाई देते थे जब अन्वेषी तितली यामिनी का शरीर खोज रही होती थी। उसे वो पल दिखाई नहीं देते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान शालिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, क्योंकि अन्वेषी तितली रोशनी से बनी थी और वो बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी। अन्वेषी तितली एक एक करके हर पेड़ के पास जा रही थी और यामिनी का शरीर खोज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कमल के फूल की महक को सूंघने की कोशिश कर रही थी जो यामिनी के बदन में से आती थी। शालिनी की आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा जाता है और इस बार जब उसे दोबारा सब कुछ दिखाई देता है तो वो देखती है अन्वेषी तितली उसका शरीर खोजते हुए ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गई थी। शालिनी मन ही मन सोचती है, ये क्या, अन्वेषी तो ग्रेवयार्ड कोठी में है, क्या मेरा शरीर वहीं पर है? ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के बाहर ही कायर खड़ा हुआ था जो कि फोन पर बात कर रहा था। कायर फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ बिंदु, मैं कल आता हूँ ना तुमसे मिलने, अभी नहीं आ सकता, बात को समझो जरा। कायर इधर बिंदु से बात कर रहा था और उधर अन्वेषी तितली उड़ते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। जब अन्वेषी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि हॉल में ही कछुआ बैठा हुआ था जो बहुत परेशान और किसी सोच में डूबा हुआ था। हॉल में कछुए के सिवा कोई और नहीं था। कछुआ खुद से बात करते हुए कहता है, मैं कैसे अपने दोस्तों को अपने सौदाए होने की सच्चाई बता सकता हूँ? अगर मैंने उन्हें ये सच्चाई बता दी तो वो सब मेरा साथ छोड़ देंगे, पर अगर नहीं बताई तो मेरी वर्चू, उसका क्या होगा? काश दादी जिंदा होती और मैं उनसे पूछ पाता कि मैं क्या करूं। अन्वेषी तितली ग्रेवयार्ड कोठी के हर कमरे के अंदर जाने लग जाती है और यामिनी का शरीर ढूंढने लग जाती है। एक कमरे के अंदर अभिमन्यु और डायना थे जो आपस में बातें कर रहे थे। अन्वेषी तितली उस कमरे के बाहर से ही आगे बढ़ जाती है। जब अन्वेषी तितली वर्चस्विनी के कमरे में पहुंचती है तो देखती है वर्चस्विनी तारा के पास बैठी हुई थी। वर्चस्विनी वो कॉपी देख रही थी जिसमें तारा ने मंत्र लिखे थे। वर्चस्विनी बड़े प्यार से तारा से कहती है, तारा बेटी, ये मंत्र सिर्फ लिखा है या याद भी कर लिया? तारा जवाब देती है, मैंने याद कर लिया है मम्मा, जैसा आपने कहा था। वर्चस्विनी तारा को अपने गले लगाते हुए कहती है, शाबाश मेरी बेटी, जैसा जैसा मैं कहते जाती हूँ बस तू वैसा वैसा करते जा, फिर देखना तू कहां से कहां पर पहुंच जाती है। दुनिया की सारी चीजें तेरे कदमों में होंगी, तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा। वर्चस्विनी तारा को प्यार से पुचकार ही रही थी कि तभी उसकी नजर अन्वेषी तितली पर पड़ती है जो कि कमरे के अंदर ही उड़ रही थी। वर्चस्विनी अन्वेषी तितली को देखकर हैरान हो गई थी।
वर्चस्विनी तारा को अपने सीने से दूर करती है और उस तितली को घूरने लग जाती है। तारा उस तितली को देखकर खुश हो जाती है। उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत तितली आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वर्चस्विनी तितली को देखते हुए कहती है, ये तो अन्वेषी तितली है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तारा तुरंत वर्चस्विनी से पूछती है, अन्वेषी तितली, ये कैसा नाम हुआ मम्मा? क्या ये तितली की कोई सी नई प्रजाति है? वर्चस्विनी जवाब देती है, तारा बेटा, अन्वेषी संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है खोज। ये खोजी तितली है जो इस ग्रेवयार्ड कोठी में कुछ ढूंढ रही है। पर क्या? उन दोनों के देखते ही देखते तितली कमरे के बाहर निकल जाती है। वर्चस्विनी कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, तारा बेटा, आप यहीं पर रुकना, मम्मा अभी आई। वर्चस्विनी उस तितली का पीछा करने लग जाती है। पीछा करते हुए वो देखती है कि तितली रूम नंबर 666 के अंदर घुस जाती है, जहां पर युग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। युग किताब पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसकी तितली पर नजर तक नहीं पड़ती है, न ही वर्चस्विनी पर जो कि दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो तितली कमरे के अंदर घुसते ही खिड़की से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो तितली बाहर निकलती है, उस तितली के पीछे पीछे खिड़की से बाहर निकलता है काला साया। वही काला साया जिसने ग्रेवयार्ड कोठी में अपना आतंक बनाया हुआ था। काला साया अन्वेषी तितली का पीछा करने लग जाता है, पर वो तितली लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रही थी, जिस कारण उस काले साए को उस तितली को पकड़ पाने में मुश्किल हो रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी से तितली के बाहर निकलते ही इधर शालिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ गई थी कि तितली फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और वो ये भी समझ गई थी कि ग्रेवयार्ड कोठी में उसका शरीर नहीं है। शालिनी की आंखों के सामने अंधेरा छाया ही हुआ था कि तभी उसे पानी की बौछार की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो ऐसी आवाज ही थी जैसे किसी झरने में से आती है। शालिनी मन में सोचती है, यह आवाज तो किसी झरने की लग रही है। आखिर ये अन्वेषी जा कहाँ रही है? शालिनी जब पानी के गिरने की आवाज को गौर से सुनती है तो उसे पानी के गिरने की आवाज के साथ साथ ओम की भी आवाज सुनाई देने लग जाती है। जैसे जब झरने का पानी नीचे गिरता हो तो उससे ओम साउंड आता हो। इस तरफ अन्वेषी तितली तेजी के साथ अंधेरे को चीरते हुए ऐसी जगह आ गई थी जहां अंधेरा इतना था कि उसके आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी झरने की। उस झरने के पानी के गिरने के साथ ओम शब्द की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तितली उस झरने की ओर आगे बढ़ते जा रही थी, जैसे वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली हो। अन्वेषी तितली का रंग सफेद से लाल होने लग जाता है, जैसे ये किसी चीज का संकेत हो। जैसे ही अन्वेषी तितली का रंग लाल होता है, शालिनी की आंखों के सामने काले अंधेरे की जगह लाल रंग दिखने लग जाता है, और वो समझ जाती है कि अन्वेषी उस जगह के बहुत ही ज्यादा नजदीक है जहां पर उसका शरीर है। अन्वेषी तितली उड़ते हुए जा ही रही थी कि तभी उसके आसपास अंधेरा बढ़ जाता है। उस अंधेरे के कारण अन्वेषी तितली की रोशनी कम होने लग गई थी। उस अंधेरे के बढ़ जाने का कारण था काला साया, जो अन्वेषी तितली के एकदम नजदीक पहुंच गया था। अंधेरे में उस काले साए की बस 2 पीली आंखें दिखाई दे रही थी। काला साया अपने अंधेरे की शक्ति में अन्वेषी तितली को दबोच लेता है। अन्वेषी तितली पूरी तरह ओझल हो जाती है, जैसे अन्वेषी तितली का कोई अस्तित्व ही ना हो। इस तरफ जैसे ही काला साया उस तितली को निगलता है, दूसरी तरफ शालिनी को जो झरने के पानी के नीचे गिरने के साथ ओम की आवाज सुनाई दे रही थी, वो सुनाई देना बंद हो जाती है, और वो लाल रंग की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही थी। वापस से काला अंधेरा छा जाता है। कुछ देर तक शालिनी अपनी आंखें बंद ही रखती है। जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वो तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए खुद से कहती है, ये क्या? अन्वेषी को क्या हुआ? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? शालिनी फिर अपनी आंखें बंद करती है और अन्वेषी से संपर्क साधने की कोशिश करती है, पर नहीं साध पाती है। वो समझ जाती है कि उसका संपर्क टूट गया था। अन्वेषी जरूर कोई सी ऐसी जगह पर पहुंच गई होगी जहां पर ज्यादा अंधेरा होगा। शालिनी कुछ सोचते हुए बड़बड़ाती है, अंधेरे से लाल रंग दिखना ये संकेत था कि अन्वेषी मेरे शरीर के बहुत ही करीब पहुंचने वाली थी, पर पहुंच नहीं पाई। शालिनी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, आखिरी वक्त में मुझे झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा शरीर जहां पर है उसके आसपास कोई सा झरना है, ऐसा झरना जिसके पानी के नीचे गिरने से ओम की आवाज सुनाई देती है। पर ऐसा झरना कहाँ हो सकता है? शालिनी झरने के बारे में सोचने लग जाती है, पर वो जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाती है कि ऐसा झरना कहाँ पर हो सकता है। उसके आसपास पसरे अंधेरे को देखकर उसे याद आता है
कि वो काफी देर से बाहर निकली है और यदि वो ज्यादा देर तक ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर रही तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए वो तुरंत घाट पर से उठती है और झरने के बारे में सोचते हुए ग्रेवयार्ड कोठी जाने लग जाती है। रास्ते भर शालिनी झरने के बारे में ही सोचती रही थी कि वो झरना कहाँ पर हो सकता है, पर वो कुछ अंदाजा नहीं लगा पाई थी। झरने के बारे में सोचते हुए ही शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है उसे वहां पर कायर दिख जाता है जो कि सोफे पर बैठकर आराम फरमा रहा था। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, मुझे किसी न किसी से तो उस झरने के बारे में पूछना ही होगा। वक्त बहुत कम बचा है, मैं अकेले उस झरने को नहीं ढूंढ पाऊंगी, अपने मंत्रों की शक्ति से भी नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरा शरीर वहीं झरने के पास होगा। आंखों के सामने लाल रंग का दिखना ये संकेत था कि अन्वेषी जिस चीज की खोज कर रही है वो उसने खोज ली है और वो उस चीज के पास पहुंचने वाली है। मुझे वो झरना ढूंढना होगा, पर उस झरने के बारे में मैं पूछूं किससे? किसे उस झरने के बारे में पता हो सकता है? शालिनी युग और उसके दोस्तों के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है, युग बाबू से पूछकर देखूं? नहीं, युग बाबू तो शहर में रहे हैं, उन्हें तो अपने बचपन के बारे में भी ठीक से याद नहीं है, तो फिर भला झरने के बारे में कैसे पता होगा? अभिमन्यु से? नहीं, अभिमन्यु से भी नहीं। उससे पूछा तो वो उल्टा मुझसे 10 सवाल पूछने लग जाएगा। कछुए से? नहीं, कछुए से भी कुछ भी पूछना बेकार है, वो भी अब चालाक लोमड़ी बन चुका है, एकदम अभिमन्यु की तरह। रही बात डायना की, तो वो भी युग बाबू की तरह बाहर की है, उसे भी झरने के बारे में कुछ पता नहीं होगा। अब बचा सिर्फ एक शख्स और वो है कायर। शालिनी कायर को देखते हुए मन में सोचती है, अब कायर ही है जिससे मैं कुछ पूछ सकती हूँ। ये थोड़ा भोला भी है, इसलिए पलटकर मुझसे कुछ पूछेगा भी नहीं, इससे ही पूछकर देखती हूँ, हो सकता है इसे कुछ पता हो उस झरने के बारे में। जब शालिनी कायर के पास पहुंचती है तो कायर, जो कि सोफे पर लेटा हुआ था, तुरंत उठकर बैठ जाता है और शालिनी को देखते हुए कहता है, अरे शालिनी, तुम आ गई घूमकर, कैसी रही आज की शाम? शालिनी हंसने का नाटक करते हुए कहती है, अच्छी थी कायर। कायर खामोश ही रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। शालिनी सीधे मुद्दे पर आते हुए हिचकिचाहट के साथ कायर से कहती है, कायर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कायर बेफिक्र होकर पूछता है, हाँ पूछो शालिनी, क्या पूछना था? शालिनी हिचकिचाहट के साथ पूछती है, यहाँ पर कोई सा झरना है क्या? कायर हंसते हुए कहता है, शालिनी, ये मेघालय है, यहाँ पर कोई सा क्या, बहुत सारे झरने हैं, तुम जहाँ पर जाओगी वहां पर एक झरना मिलेगा। शालिनी कहती है, कायर, मैं थोड़े अलग झरने की बात कर रही हूँ। कायर कुछ सीरियस होते हुए कहता है, कैसे अलग झरने की शालिनी? शालिनी कहती है, कोई सा ऐसा झरना जिसके पानी के नीचे गिरने पर ओम की आवाज आती हो। जैसे ही कायर शालिनी का सवाल सुनता है, कायर शॉक्ड हो जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं और वो शालिनी को घूरने लग जाता है। शालिनी कायर से फिर पूछती है, बोलो कायर, तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें ओम साउंड करने वाले झरने के बारे में कुछ पता है? सदियों से है पुराना